ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही रोहित के आदमी ने रोहित से कहा कि रोहित को लाश के आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, तब रोहित की सांसें थम गई। फोन डिस्कनेक्ट करके रोहित ने अपनी कार तेजी से उस लोकेशन की ओर मोड़ ली जिस लोकेशन को रोहित के आदमी ने उसे भिजवाया था। रोहित को इतनी तेजी से कार चलाते हुए देखकर रोहित के बगल में बैठी भूमिका ने रोहित से पूछा, क्या हुआ रोहित, क्या कह रहे हैं तुम्हारे आदमी? तुम इतनी तेज कार क्यों चला रहे हो? रोहित इस वक्त भूमिका के किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं नजर आ रहा था, मगर भूमिका ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए जोर देकर रोहित से पूछा, अब तुम मुझे बताओगे भी कि क्या हो रहा है और तुम इतनी तेज कार क्यों चला रहे हो? रोहित ने धीमी और दबी हुई आवाज में कार का गियर बदलते हुए और कार की स्पीड और भी ज्यादा तेज करते हुए भूमिका से कहा, हमें एक लाश को आइडेंटिफाई करने जाना है। रोहित की बात सुनते ही भूमिका की आंखें भी फटी की फटी रह गई। कुछ ही देर में रोहित और भूमिका उस लोकेशन पर पहुंचे जिस लोकेशन पर आने के लिए रोहित के आदमी ने कहा था। लोकेशन पर पहुंचते ही रोहित और भूमिका ने देखा कि रोहित के लोगों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के कई पुलिस हवलदार भी उस जगह पर नजर आ रहे थे। वो लोकेशन शहर से कुछ ही दूरी पर बने एक तालाब का किनारा था। तालाब के किनारे पर कई लोग हाथों में टॉर्च पकड़े हुए थे और तालाब के अंदर से किसी चीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी रोहित के आदमी ने रोहित के पास आकर कहा, बॉस, पता नहीं कैसे मगर हमने आपको कॉल किया, उसके बाद अचानक यहाँ पुलिस आ पहुंची और इस केस को अपने हाथ में ले लिया। रोहित ने अपने आदमी से पूछा, मगर यहाँ हो क्या रहा है और तुम किस लाश की बात कर रहे हो? रोहित के आदमी ने रोहित को समझाते हुए कहा, बॉस, मैडम को तलाश करने के लिए मैंने अपने सारे आदमियों को काम पर लगा दिया था। दिल्ली और आसपास के हर इलाके में मैडम की छानबीन शुरू की गई। बॉस, आप तो इस शहर को अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ कैसे कैसे हादसे होते हैं इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, और इसीलिए मैंने अपने आदमियों से कहा था कि वह हर उस जगह पर भी नजर रखे जहाँ लोग अक्सर किसी का मर्डर करने के बाद लाश डिस्पोज किया करते हैं। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे वारदातें हुई थी जहाँ गुनाहगारों ने सबूत मिटाने के लिए लाशों को इस तालाब में फेंक दिया था। इसलिए हमारे आदमियों ने इस तालाब के अंदर गोता लगाकर यह पता लगाने की कोशिश की कि कहीं इस तालाब में कोई लाश तो मौजूद नहीं है। उनका शक सही निकला। तालाब की तह में उन्हें एक बड़ा सा बॉक्सा मिला जिसके अंदर उन्हें एक लाश होने की पॉसिबिलिटी मिली। इसलिए मैंने आपको तुरंत कॉल करके यहाँ बुला लिया, मगर पता नहीं कैसे अचानक ही पुलिस यहाँ आ पहुंची और अब पुलिस ने पूरा इलाका अपने कब्जे में कर लिया है। हमें तालाब से दूर रहने का ऑर्डर दे दिया है और अब खुद अपने आदमियों के साथ लाश को बाहर निकाल रहे हैं। इससे पहले कि रोहित आगे बढ़कर पुलिस वालों से बात करता, अचानक ही तालाब की ओर से रोहित के पास आकर इंस्पेक्टर राजेश ने कहा, अरे रोहित साहब, आप जैसा बड़ा आदमी ऐसे क्राइम स्पॉट पर अगर मिल जाए तो लोगों के साथ साथ हमें भी शक हो जाता है कि कहीं इस क्राइम के साथ आपका कोई लेना देना तो नहीं। रोहित ने अपनी आवाज तेज करते हुए इंस्पेक्टर राजेश से कहा, किसकी लाश है ये? रोहित की बात सुनते ही इंस्पेक्टर राजेश ने एक जोर की सीटी बजाते हुए कहा, अरे रोहित मारवा साहब, अभी तक तो तालाब से बक्सा निकला नहीं कि आपको यह भी पता चल गया कि बक्से के अंदर लाश है। जरा संभल कर ऐसी बातें किया कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल सुबह मुझे आप ही का अरेस्ट वारंट मेरे सीनियर ऑफिसर थमा दें और मुझे मजबूरन आपको अरेस्ट करने आना पड़े। रोहित में अब वह सब्र नहीं था कि वह इंस्पेक्टर राजेश की गोल गोल बातें सुनता रहे, इसलिए इंस्पेक्टर राजेश की बात को पूरी तरह से अनसुना करते हुए रोहित तालाब की ओर आगे बढ़ने लगा। इंस्पेक्टर राजेश ने रोहित का पीछा करते हुए कहा, अरे सर, मानता हूँ आप बहुत बड़े आदमी हैं, इस पूरे शहर में आपका बहुत रुतबा है, मगर यह क्राइम सीन है। अगर यहाँ किसी ने आपको देख लिया तो मेरी नौकरी जा सकती है। समझने की कोशिश कीजिए, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। इंस्पेक्टर राजेश की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके रोहित उस जगह पहुंचा जहां पुलिस के लोगों ने तालाब से बक्सा निकाल कर रखा था।
जैसे ही पुलिस की एक टीम ने वह बक्सा खोला, आसपास खड़े सभी लोगों ने अपना नाक दबा दिया। बक्से से सड़ती हुई लाश की तेज बदबू आने लगी थी। बक्से में रखी लाश को एक प्लास्टिक की बड़ी सी चादर से लपेट लिया गया था। धीरे धीरे पुलिस की एक टीम ने उस प्लास्टिक कवर को जब हटाया तो रोहित यह देखकर चौंक गया कि वह लाश क्रिस्टोफर की थी। रोहित की आंखें फटे की फटे रह गई। रोहित के बगल में खड़ी भूमिका भी हैरान हो गई थी। भूमिका को यही बताया गया था कि क्रिस्टोफर सालों पहले ही मर चुका था, मगर आज इस तरह क्रिस्टोफर की लाश अपने आंखों के सामने देखकर भूमिका भी चौंक गई थी। भूमिका हैरानी से अपने बगल में खड़े रोहित की ओर देखने लगी। भूमिका की आंखों में कई सवाल थे, मगर भूमिका भी जानती थी कि इस वक्त रोहित भूमिका के सवालों का कोई चाह कर भी जवाब नहीं दे सकता था। इंस्पेक्टर राजेश ने पंचनामा करते हुए रोहित की ओर देखकर पूछा, शक्ल से तो कोई विदेशी लगता है। देखिए, आज तक तो इस तालाब में हमारे ही देश के लाश से मिलती ही थी अक्सर। अब यह तालाब सबूत मिटाने का एक इंटरनेशनल गोदाम बन गया है। अब तो विदेशी लाशें भी इस तालाब में मिलती हैं। वैसे रोहित साहब, आप भी एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन है। क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं? रोहित ने जैसे ही इंस्पेक्टर राजेश की बात सुनी, रोहित हड़बड़ाती हुई आवाज में कहने लगा, नहीं, मैं इसे नहीं जानता। इंस्पेक्टर राजेश ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर रोहित से पूछा, कमाल की बात कर रहे हैं सर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप इसे नहीं जानते और दूसरी ओर आप ही के लोग इस तालाब के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए हमें नजर आते हैं। फिर कुछ देर बाद आप भी इस क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हो जहां पर हमें एक लाश मिलती है, मगर फिर भी आप कहते हो कि आप मरने वाले को नहीं जानते। अगर मेरी जगह और कोई पुलिस वाला होता तो आपकी इन बातों पर यकीन नहीं करता, मगर मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकता है रात का खाना हजम करने के लिए तालाब के किनारे वॉक करने आए हो। चलिए, मैं इस रिपोर्ट में आपके नाम का जिक्र भी नहीं करूँगा। आखिर हमारे शहर के इतने बड़े रईस और पावरफुल इंसान की इज्जत करना मुझे भी अच्छी तरह से आता है। वो क्या है ना, आजकल यह मीडिया वाले छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं और फिर मीडिया के जरिए आपकी इतनी बड़ी कंपनी की गुडविल को धक्का लगेगा और अगर ऐसा हुआ तो वो शेयर बाजार में धड़ाधड़ आपके शेयर की कीमत गिरने लगेगी और कई मासूम और छोटे मोटे इन्वेस्टर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी हार जाएंगे। पर मैं यह सब होते हुए नहीं देख सकता, वह भी एक अनजान विदेशी आदमी के लिए जिसे किसने मारा, क्यों मारा, यह भी अभी तक पता नहीं चला। मगर कोई बात नहीं, वह कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि इस विदेशी का हमारे देश की मिट्टी के साथ क्या कनेक्शन है। अपनी एक डायरी में कुछ देर तक कुछ लिखने के बाद इंस्पेक्टर राजेश ने अपने आदमियों से कहा, चलो भाई, लाश को कस्टडी में ले लो और सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। मैंने पंचनामा कर लिया है। अपने आदमियों को ऑर्डर देने के बाद इंस्पेक्टर राजेश अपनी जीप की ओर आगे जाने लगे। अचानक इंस्पेक्टर राजेश ने अपने आगे बढ़ते हुए पांव को रोक लिया और भूमिका की ओर देखकर कहा, अरे ऑफिसर साहिबा, आप तो कुछ ज्यादा ही टेंशन में लग रही हैं। क्या आप इस विदेशी मूल के आदमी को जानती हैं? कोई स्पेशल ऑपरेशन के हिस्से के तहत अगर आपने इस आदमी को एनकाउंटर में मार दिया तो जरा हमें भी बताइए। वो क्या है ना, अगर स्पेशल डिपार्टमेंट केस को पलटने की बात करता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी के एनकाउंटर के पीछे स्पेशल डिपार्टमेंट का कोई हाथ हो? भूमिका ने इंस्पेक्टर राजेश की ओर देखकर कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस इंसान को नहीं जानती। हालांकि भूमिका के एक्सप्रेशन से इंस्पेक्टर राजेश को एक बात तो पता चल गई थी कि हो न हो भूमिका मरने वाले को अच्छी तरह से जानती थी। इंस्पेक्टर राजेश ने मुस्कुराते हुए भूमिका को सैल्यूट किया और अपने लोगों के साथ जीप में बैठकर वहां से चला गया। पुलिस की टीम के जाते ही भूमिका ने रोहित की ओर देखकर पूछा, यह क्रिस्टोफर की लाश थी? मगर क्रिस्टोफर को तो मरे कई साल बीत चुके हैं, फिर वो अब तक जिंदा कैसे था? रोहित को कुछ देर खामोश खड़ा देखकर भूमिका ने रोहित से ऊंची आवाज में पूछा, मुझे बताओ जरा, ये सब हो क्या रहा है? रोहित, क्या क्रिस्टोफर की मौत के पीछे अनिका की किडनैपिंग का राज छुपा है? देखो रोहित, मुझे बताओ कि हुआ क्या है यहाँ पर? क्रिस्टोफर की लाश को देखते ही रोहित समझ गया था कि हो न हो अनिका की किडनैपिंग और क्रिस्टोफर का मर्डर सिर्फ एक ही चीज की ओर इशारा कर रहा था।
V16 पावर ड्रग। कोई था जिसे V16 पावर ड्रग आज भी इस दुनिया में मौजूद है, इसके बारे में पता चल गया था, और जिसकी वजह से अनिका की किडनैपिंग हुई थी और क्रिस्टोफर की जान गई थी। मगर यह बातें रोहित किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। रोहित ने धीरे से अपनी नजरें उठाकर भूमिका की ओर देखा और कहा, देखो भूमिका, तुम इस वक्त इतना समझ लो कि अनिका किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। बाकी की बातें मैं तुम्हें इस वक्त नहीं बता सकता। हमें किसी भी तरह जल्द से जल्द अनिका तक पहुंचना होगा। अनिका की जान खतरे में है। रोहित की बात सुनकर भूमिका भी दंग रह गई। लाइफ केयर हॉस्पिटल में जब करण गुलेरिया पहुंचे तब मयूर ने उन्हें बताया, देखिए अंकल, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। श्रेया से और कितनी देर तक मैं सच को छुपा पाता। मैं जानता हूँ मेरी वजह से श्रेया इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है, मगर मेरा यकीन मानिए अंकल, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। श्रेया बस आकाश के साथ बात करने की जिद पकड़ बैठी थी। वह सीधे आकाश के स्पेशल वार्ड के अंदर दरवाजा खोलकर दाखिल हो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कहीं से यह सुन लिया था कि आकाश इस दुनिया में नहीं रहा। वह मेरी किसी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। मजबूर होकर मुझे उसे सच्चाई बतानी पड़ी। मैं जानता था कि आकाश की सच्चाई जानने के बाद श्रेया और उसके होने वाले बच्चे पर खतरा बन सकता है। यह जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। मगर मैं क्या करता अंकल? जिंदगी में जो हमेशा मेरे साथ ढाल बनकर मजबूती से खड़ी रही, वह अनिका भी इस वक्त मेरे साथ नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा अंकल, मुझ में आकाश जैसी काबिलियत नहीं है। आकाश जितना समझदार नहीं हूँ मैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिना आकाश के हमारे परिवार का क्या होगा? मयूर सिसक सिसक कर रोने लगा। तभी अचानक मयूर के सर पर करण ने हाथ रखते हुए कहा, अब हमें आकाश के बिना भी जीने की आदत डालनी होगी। मयूर हैरान होकर करण की ओर देखने लगा। जब मयूर ने इस बार करण को गौर से देखा तो करण में काफी बदलाव नजर आ रहा था। करण ने फिर से वही सूट बूट पहन रखे थे जो वो अक्सर ऑफिस जाते वक्त पहना करते थे। उनके चेहरे पर फिर से वही समझदारी और पेशेंस नजर आने लगा था, जिस समझदारी और सब्र ने करण को देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बनाया था। मयूर के साथ बात करने के बाद करण सीधे श्रेया के आईसीयू वार्ड में जा पहुंचे। श्रेया अभी भी बेहोश थी। श्रेया का चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। श्रेया की इंचार्ज डॉक्टर ने करण के पास आकर कहा, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पेशेंट के पेट में जो बच्चा है उसकी जान खतरे में है। आकाश की मौत के बाद करण ने अपने आप को पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। न तो खाना खाते थे और न ही पानी की एक बूंद उन्होंने अपने गले से नीचे उतारी थी। मगर इस वक्त जो करण श्रेया के हॉस्पिटल वार्ड में मौजूद थे, वह बिल्कुल अलग करण नजर आ रहे थे। यह वही करण थे जिन्होंने अपने जवानी के दिनों में गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। करण ने फिर से वही सूट बूट पहने हुए थे जो वह किसी जमाने में बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग करते वक्त पहना करते थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पूरी तरह से नए अवतार में नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थे। जब डॉक्टर ने कहा कि श्रेया के पेट में पल रहे बच्चे की जान खतरे में है, तब करण ने अपने कोट का बटन लगाते हुए श्रेया की ओर अपने कदम बढ़ाना शुरू किया। श्रेया हॉस्पिटल के बेड पर बिल्कुल निर्जीव लाश की जैसी नजर आ रही थी। श्रेया का चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी वक्त श्रेया अपने शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए अपने आकाश के पास जाने वाली थी। श्रेया के हॉस्पिटल बेड के ठीक बगल में बैठकर करण ने धीमी मगर भारी आवाज में श्रेया के कानों के पास आकर कहा, मैंने आकाश के बिना जीना सीख लिया है। आकाश ने हमें वह सब कुछ दिया जो उसके बस में था। बस मेरा एक आदर्श बेटा था जिसने जीते जी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाकर उन्हें बखूबी निभाई थी। यहाँ तक कि सभी लोग कहते हैं कि मेरी सारी जिम्मेदारियां आकाश ने मुझसे भी बेहतर तरीके से निभाई थी। जब भी मैं यह सुनता कि आकाश गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है, तो मेरा सर हमेशा फक्र से ऊंचा हो जाता। आकाश को बचपन से मैंने ट्रेनिंग दी थी। कहीं न कहीं उसकी सफलता के पीछे मेरी ट्रेनिंग का ही हाथ था। इसलिए हमेशा मैं आकाश के सक्सेस पर अपने आप को शाबाशी देता था। जहां तक मैं जानता हूं,
आकाश ने न सिर्फ एक अच्छे बेटे होने की सारी जिम्मेदारियां निभाई है, मगर एक अच्छा पति और एक आदर्श बाप की जिम्मेदारी भी आकाश ने बखूबी निभाई है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम और आकाश एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, मगर आज तुम्हें कुछ हो गया होता तो शायद आकाश की भी यही हालत होती जो आज तुम्हारी है। मगर बेटा, तुम्हारे शरीर में एक छोटी सी जान पल रही है। आकाश तुम्हारे शरीर में अपना एक अंश छोड़कर गया है, पर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इतने स्वार्थी नहीं हो कि अपने प्यार को पाने के लिए यह शरीर छोड़कर उसके पास जाने के लिए एक नादान जान को इस दुनिया में आने से रोक लो। जरा सोचो, अगर तुम आकाश के पास चली गई और आकाश का यह अंश जो तुम्हारे शरीर में पल रहा है, उसे अगर इस दुनिया में आने का मौका नहीं मिला तो क्या आकाश को खुशी होगी? मैंने इस सच को स्वीकार लिया है। आकाश अब दोबारा मुझे कभी नहीं मिलने वाला और साथ ही साथ आकाश की सारी जिम्मेदारियां भी मैंने अपने कंधों पर उठा ली है। परिवार और बिजनेस को अब आकाश की जगह मैं संभाल लूंगा, मगर हाँ, तुम्हारे होने वाले बच्चे और पिंकी की जिम्मेदारी अब तुम्ही को उठानी होगी। अगर मेरा और तुम्हारा आकाश के लिए प्यार सच्चा है तो हमें आकाश को यह श्रद्धांजलि जरूर देनी होगी। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, अपने लिए नहीं, आकाश के लिए। आकाश के होने वाले बच्चे के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल एक जिंदा लाश बनकर गुजारे हैं। मैं जानता हूँ कि बिना मकसद की जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। तुम जिसे अपना प्यार समझकर अपनी जिंदगी समझ बैठते हो, अगर वही तुम्हारी जिंदगी में ना रहे तो जिंदगी बेवजह हो जाती है। मगर फिर भी हमें जिंदा रहना होता है, क्योंकि हमारी जिंदगी से और कई लोगों की जिंदगियां जुड़ी होती है जिन्हें हमारी जरूरत होती है, जिस तरह आज पिंकी को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे पेट में पल रहे आकाश के होने वाले बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए अपनी माँ की जरूरत है। करण की आवाज जैसे जैसे श्रेया के कानों पर पड़ रही थी, तब ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया के शरीर के अंदर कोई हलचल होने लगी थी। तभी पीछे खड़ी डॉक्टर ने अपने स्टाफ से कहा, हरी अभी इसी वक्त पेशेंट पर मॉनिटरिंग मशीन लगा दो। मुझे किसी भी हालत में पेशेंट की मेंटल कंडीशन को स्टेबलाइज करना है, जिसके लिए मुझे शायद पेशेंट को भारी मात्रा में एंटी डिप्रेसेंट देने पड़ेंगे। जैसे ही करण ने डॉक्टर की यह बात सुनी, तब करण ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। श्रेया को लड़ना होगा। मैं जानता हूँ कि वह लड़ेगी। आप बस इसे अपनी निगरानी में रखिए। शी विल फाइट बैक। तालाब के किनारे भूमिका और रोहित दोनों ही काफी गहरी सोच में डूबे हुए नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद भूमिका ने रोहित से कहा, रोहित, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना नेटवर्क यूज करने के बाद भी हमारा कोई भी आदमी हम तक अनिका की खबर नहीं पहुंचा पा रहा है। मैं स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर हूं। मैंने मुश्किल से मुश्किल केस सॉल्व किए हैं अपनी जिंदगी में, मगर मैं अपनी ही बहन जैसी भाभी को ढूंढ नहीं पा रही हूँ। रोहित और भूमिका दोनों ही एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे थे। रोहित ने फोन करके अपने आदमियों को तालाब के किनारे बुलाया था। तालाब के शांत पानी की ओर देखते हुए रोहित ने भूमिका से कहा, फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द अनिका तक पहुंच जाएंगे। रोहित का कॉन्फिडेंस देखकर भूमिका ने पूछा, तुम इतने कॉन्फिडेंटली यह बात कैसे कह सकते हो? रोहित, अनिका को गायब हुए कई घंटे बीत चुके हैं। अभी तक हमें उसका कोई सुराग भी नहीं मिला। ऊपर से पुलिस ने क्रिस्टोफर की लाश को अपने हिरासत में ले लिया है। रोहित, चलो, मैं यह नहीं पूछती कि क्रिस्टोफर अगर जिंदा था तो यह बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई थी, मगर जरा समझने की कोशिश करो। अगर क्रिस्टोफर के बारे में पुलिस को सब कुछ पता चल गया तो हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। भूमिका की बात बीच में ही काटते हुए रोहित ने कहा, क्रिस्टोफर के नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ हमारे ही देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी क्रिस्टोफर का कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं है। और फिर यहाँ की पुलिस तो क्रिस्टोफर को वैसे भी नहीं जानती। कुछ दिनों तक अनजान लावारिस लाश को अपनी कस्टडी में रखेंगे। जब उन्हें इस लाश का कोई भी रिश्तेदार या वारिस नहीं मिलेगा तो अपने आप ही लाश को डिस्पोज कर देंगे, मगर वह लोग हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे ही रोहित ने भूमिका की यह बात कही, रोहित के कुछ लोग अपनी अपनी कारों से उतरकर तालाब के किनारे रोहित और भूमिका के पास आए। भूमिका ने हैरान होते हुए रोहित से पूछा, इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? रोहित ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए भूमिका से कहा, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि अनिका वही है
जहां से क्रिस्टोफर की लाश आई है। भूमिका अभी भी रोहित की बात पर काफी हैरान नजर आ रही थी। रोहित के आदमियों की ओर देखने के बाद भूमिका की नजर कुछ स्नीफर डॉग्स पर पड़ी। रोहित के कुछ आदमी एक बड़ी सी भान से 4 बड़े बड़े स्नीफर डॉग्स की गले में पट्टा बांधकर उन डॉग्स को रोहित और भूमिका के पास ला रहे थे। उन कुत्तों को देखकर हैरान भूमिका ने रोहित से पूछा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम करना क्या चाहते हो? क्रिस्टोफर की लाश कहाँ से आई है यह हमें कैसे पता चलेगा? अचानक कहीं भी किसी कार के टायर के मार्क्स भी नजर नहीं आ रहे थे, मगर किसी भी बाइसिकल के टायर के मार्क्स हमें आसपास नजर आते तो हम कोई अंदाजा भी लगा सकते, मगर बिना निशान के हमें कैसे पता चलेगा कि क्रिस्टोफर की लाश कहाँ से आई थी? तभी रोहित धीरे धीरे तालाब के किनारे की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। जिस पुराने से लग रहे बॉक्स में क्रिस्टोफर की लाश मिली थी, रोहित के आदमी स्नीफर डॉग्स को उसी बक्से के पास ले गए। सारे कुत्तों ने बड़े ही ध्यान से उस बक्से को सूंघना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बक्से को स्मेल करने के बाद वह कुत्ते अचानक ही जंगल की ओर देखकर दौड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो गंध उन्हें बक्से में महसूस हुई थी, वही गंध उन्हें जंगल की ओर खींच रही थी। रोहित के आदमी कुत्तों का पीछा करते हुए जंगल की ओर जाने लगे। रोहित भी कुत्तों को फॉलो करता हुआ उनके पीछे पीछे अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। कुत्ते क्रिस्टोफर की लाश की गंध को महसूस करते हुए जंगल के बीच से रास्ता बनाकर आगे बढ़ने लगे। रोहित के आदमी रोहित और भूमिका के साथ कुत्तों का पीछा करते करते घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। रोहित के आदमी जो स्नीफर डॉग्स अपने साथ लाए थे वह कई सालों से ट्रेन किए हुए स्नीफर डॉग्स थे। बारूद से लेकर इंसान की गंध तक यह स्नीफर डॉग हर चीज को सूंघकर उस चीज की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते थे। रोहित के कई बिजनेस में एक बिजनेस सेफ डिपॉजिट वोल्ट का भी था और वह अक्सर खुद की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी कई सारे मॉडल इक्विपमेंट्स के साथ साथ इन स्नीफर डॉग्स को भी रखा जाता था ताकि वो खास करके बारूद की पहचान कर सकें। अगर कोई खतरनाक हथियार या बारूद लेकर सेफ डिपॉजिट वोल्ट के अंदर दाखिल होता है तो तुरंत यह कुत्ते उनके शरीर में या उनके सामान में लगे बारूद को सूंघकर उस क्रिमिनल की पहचान कर सकते थे। यह सारे कुत्ते हाईली ट्रेन किए हुए कुत्ते थे जिन्हें खासकर इमरजेंसी के लिए ट्रेन किया गया था। इनमें से कुछ कुत्ते आर्मी से रिटायर हुए कुछ कुत्ते भी थे और रोहित इन कुत्तों के मालिक को अच्छी खासी सैलरी देकर सालों से अपने साथ रखता था। मगर रोहित ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि किसी दिन अनिका को ढूंढने के लिए रोहित को इन बेजुबान जानवरों की मदद लेनी होगी। चारों कुत्ते एक ही डायरेक्शन में लगातार आगे बढ़ते रहे। कुत्तों के मालिक कुत्तों के गले में बंधे हुए बेल्ट को पकड़कर उनके पीछे पीछे जंगलों की चट्टानों से गुजरने लगे। लगभग 1 घंटा बीत गया था। कुत्ते जंगलों के रास्ते से गुजरते हुए एक छोटी सी झील के पास पहुंचे। उस झील के पास पहुंचते ही सारे कुत्ते झील के दूसरी ओर देखकर भौंकने लगे। रोहित और भूमिका की समझ में नहीं आ रहा था कि क्रिस्टोफर की लाश को हत्यारों ने झील का रास्ता किस तरह पार करवाया होगा। रोहित के आदमी हर तरफ छानबीन करने लगे। तभी रोहित के एक आदमी ने जोर से आवाज लगाते हुए अपने साथियों से कहा, यहाँ एक रास्ता है एक तरफ जाने का। उस आदमी की आवाज सुनते ही रोहित और भूमिका दौड़कर उस आदमी के पास आए। रोहित ने देखा कि पानी की सतह के नीचे एक लंबी सी दीवार थी। वह शायद किसी जमाने में कोई डैम हुआ करता था जिसके ऊपर से अब पानी गुजरने की वजह से यह डैम दिखाई नहीं देता था। इस डैम की दीवार के सहारे झील को पार किया जा सकता था। डैम की दीवार पर पांव रखने के बाद झील का पानी सिर्फ घुटनों तक आता था, मगर रात के अंधेरे में पानी बिल्कुल काला नजर आ रहा था, जिसकी वजह से डैम की दीवार को देख पाना काफी मुश्किल था। सारे स्नीफर डॉग्स तैरकर झील पार करने लगे। बाकी सारे लोग बड़े ही ध्यान से एक दूसरे का हाथ पकड़कर झील पार करने लगे। रोहित और भूमिका दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि भले ही पानी का बहाव ज्यादा तेज नहीं था, मगर दुनिया का सबसे अच्छा स्विमर भी अगर बैलेंस खोकर झील के पानी में डूबता है तो उसके लिए अपनी जान बचाना बेहद मुश्किल हो सकता था। रोहित और भूमिका एक दूसरे का हाथ पकड़कर बड़े ही ध्यान से डैम के दीवार पर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। कुछ ही मीटर का फासला तय करने के बाद 20 मिनट रोहित और भूमिका को पानी में चलना पड़ा था। जैसे ही कुत्तों ने झील पार की, वह फिर से जमीन को सूंघते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे। इस बार सभी के कदम काफी तेज हो गए थे
कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर रोहित और भूमिका को एहसास हो गया था कि बहुत ही जल्द कुत्ते अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। कुछ देर बाद जंगलों की झाड़ियों से जब रोहित और भूमिका बाहर निकले तो वह यह देखकर हैरान हो गए कि जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा हाईवे नजर आ रहा था। इसका मतलब साफ था कि इस हाईवे के रास्ते क्रिस्टोफर की लाश को जंगल के तालाब की ओर ले जाया गया था। कुत्ते जब हाईवे पर पहुंचे तो अचानक कुत्ते हाईवे के दोनों ओर देखकर जोर जोर से भौंकने लगे। कुत्ते कभी अपनी लेफ्ट साइड देखते तो कभी अपनी राइट साइड। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टोफर की गंध उन्हें रास्ते के दोनों तरफ से महसूस हो रही थी। यह देखकर रोहित और भूमिका दोनों चौंक गए थे। रोहित ने तुरंत ही एक डॉग ट्रेनर को अपने पास बुलाकर पूछा, यह क्या हो गया है इनको? एक इंसान की लाश दोनों ओर से कैसे आ सकती है? अगर हमें पता चले कि उस आदमी की लाश कौन सी तरफ से लाई गई है तो छानबीन करने में आसानी होगी। डॉग का ट्रेनर भी बड़ा हैरान परेशान था। वह कहने लगा, सर मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यह इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मैंने यह तो कई बार देखा है कि अगर किसी लाश को किसी वाहन या किसी व्हीकल में लाया गया हो तो यह कुत्ते उन्हें ज्यादा देर तक फॉलो नहीं कर सकते, मगर मैंने यह पहली बार देखा है कि लाश को अगर इस जगह से ले जाया गया था तो यह कुत्ते क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि लाश जिस गाड़ी में आई थी वह गाड़ी कौन सी दिशा से आई थी। तभी भूमिका ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं समझ गई, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डॉग ट्रेनर और रोहित दोनों भूमिका को हैरानी से देखने लगे। तभी भूमिका ने कहा, हम जिस दुश्मन को तलाश रहे हैं वह कोई मामूली दुश्मन नहीं है, वह बहुत ही चालाक है। ऐसा दिमाग किसी मामूली क्रिमिनल का नहीं हो सकता। रोहित ने हैरान होकर भूमिका से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? भूमिका ने कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद रोहित से कहा, शायद हमारा दुश्मन ये अच्छी तरह से जानता था कि हम इसी तरह से उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसीलिए क्रिस्टोफर की लाश को दो अलग अलग दिशाओं से लाया गया था। रोहित और रोहित के आसपास खड़े उसके लोग भूमिका की इस बात पर काफी हैरान हो गए। रोहित ने भूमिका से कहा कि तुम क्या कह रही हो, यह कैसे हो सकता है? भूमिका ने रोहित की बात काटते हुए कहा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्रिस्टोफर की लाश को दो हिस्सों में काटकर दो अलग अलग गाड़ियों में दो अलग अलग दिशाओं से यहाँ लाया गया था। भूमिका की बात सुनते ही रोहित और उसके आसपास खड़े उसके लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। भूमिका की बातों से लग रहा था कि उसने पहले भी इस तरह का केस हैंडल किया था। भूमिका ने दबी हुई आवाज में रोहित से कहा, हो न हो हमारा दुश्मन बहुत ही ज्यादा शातिर है, उसे अपनी प्लानिंग से ज्यादा हमारी प्लानिंग पर भरोसा है और वह हर कदम वहीं से चलता है जहां हमारी प्लानिंग खत्म होती है। भूमिका के साथ साथ अब रोहित भी काफी ज्यादा परेशान लगने लगा था। रोहित ने जो प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के जरिए रोहित को लग रहा था कि वह जरूर अनिका तक पहुंच जाएगा, मगर रोहित की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर चुका था। दुश्मन रोहित की समझ से कुछ ज्यादा ही चालाक था। धीरे धीरे रोहित के चेहरे की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी अनिका तक पहुंचने का सुराग कैसे ढूंढे। तभी रोहित के पास अचानक रोहित का वह आदमी आया जिसे रोहित ने क्रिस्टोफर पर नजर रखने का काम सौंपा था। तेज सांस ले रहे उस आदमी ने रोहित को लोगों की भीड़ से दूर ले जाकर धीमी आवाज में कहा, बॉस, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिस्टोफर जिंदा था। इस बारे में किसी को पता कैसे चल सकता है? अपने आदमी की बात सुनकर रोहित भी गहरी सोच में डूब गया। रोहित को उस आदमी के साथ अकेले में कुछ बातें करते हुए देखकर भूमिका भी रोहित के पास आ गई। भूमिका ने इस बार अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए रोहित से कहा, देखो रोहित, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मुझसे अब कुछ छुपाना मत। अगर अनिका तक पहुंचना चाहते हो तो मुझे भी हर बात खुलकर बताओ। हो सकता है कि हम दोनों मिलकर अनिका तक ज्यादा तेजी से पहुंच सके। रोहित जानता था कि अब भूमिका से ज्यादा देर तक बातें छुपाने का कोई मतलब नहीं था। रोहित ने अपने आदमी की ओर इशारा करते हुए भूमिका से कहा, यह वही आदमी है जो पिछले कुछ वक्त से क्रिस्टोफर पर निगरानी रख रहा है। वेस्ट इंडीज और अमेरिका के बीच में बने एक टापू पर मैंने क्रिस्टोफर को शिफ्ट कर दिया था। वह दोबारा हैवानियत के रास्ते पर ना चल पड़े, इसीलिए मैंने अपने आदमियों को उस पर नजर रखने के लिए कहा था। क्रिस्टोफर कभी कभी यहाँ एलेक्जेंडर को देखने के लिए आ जाया करता था। उसके बाद रोहित की बात आगे बढ़ाते हुए
रोहित के आदमी ने भूमिका से कहा, मैडम, मैं हमेशा की तरह क्रिस्टोफर को अपने साथ दिल्ली ले आया। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे हम अलेक्जेंडर बाबा की स्कूल के पास चले गए। पता नहीं क्या हुआ, मगर पलक झपकते ही जैसे क्रिस्टोफर हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया। उस आदमी की यह बात सुनते ही भूमिका हैरान रह गई। भूमिका ने उस आदमी से कहा कि तुम क्या कह रहे हो? क्रिस्टोफर एक 6 फुट का हट्टा कट्टा इंसान है, ऐसे कैसे तुम्हारी आंखों के सामने से गायब हो सकता है? उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में भूमिका से कहा, मैं सच कह रहा हूँ मैडम। अलेक्जेंडर बाबा की स्कूल के सामने हम लोग अपनी कार में अलेक्जेंडर बाबा का इंतजार कर रहे थे। सड़क के किनारे क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर बाबा का इंतजार कर रहा था। अचानक रास्ते पर ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक क्लियर होती ही जब मैंने सड़क के उस पार देखा तो क्रिस्टोफर गायब हो चुका था। हम लोगों ने हर तरफ क्रिस्टोफर को ढूंढने की कोशिश की, मगर वह हमें कहीं नहीं मिला। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, मगर क्रिस्टोफर की मौत ने यह बात पक्की कर दी है कि क्रिस्टोफर खुद नहीं भागा था, उसे किसी ने वहां से किडनैप किया था। उस आदमी की यह बात रोहित और भूमिका दोनों के लिए चौंकाने वाली बात थी। एक पल के लिए रोहित को भी यह शक हुआ था कि शायद क्रिस्टोफर इतने दिनों तक शरीफ होने का सिर्फ ढोंग कर रहा था और किसी तरह रोहित के चंगुल से भाग निकलने की प्लानिंग कर रहा था। और मौका मिलते ही रोहित के आदमियों की आंखों में धूल झोंक कर वह फरार हो गया। मगर उस आदमी की बातों से यह साफ हो गया था कि क्रिस्टोफर नहीं भागा था, उसे किसी ने किडनैप किया था। इससे पहले कि भूमिका रोहित से कुछ कह पाती, रोहित ने भूमिका की बात काटते हुए कहा, मेरे ख्याल से अनिका और क्रिस्टोफर का किडनैपर एक ही है। रोहित की बात सुनते ही भूमिका की सांसें भी तेज होने लगी थी। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद भूमिका ने रोहित के उस आदमी से पूछा, अच्छा मुझे बताओ, उस जगह पर तुमने ऐसी कौन सी चीज देखी थी जो थोड़ी सी अनयूजुअल थी? मेरा मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिस पर तुम्हें शक हो। मैं नहीं जानती कि वह चीज क्या हो सकती है, मगर अपने दिमाग पर जोर डालो और जरा मुझे बताओ कि क्रिस्टोफर जहाँ पर खड़ा था वहाँ तुम्हें कोई ऐसा शख्स दिखाई दिया जिस पर तुम्हें शक हो? अपने दिमाग पर काफी जोर डालने के बाद उस आदमी ने कहा, नहीं मैडम, क्रिस्टोफर के आसपास कोई नहीं खड़ा था। वह अकेला एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ा था। फिर अचानक रास्ते पर ट्रैफिक जाम हो गया और देखते ही देखते क्रिस्टोफर हमारी नजरों के सामने से गायब हो गया। भूमिका ने अपनी दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दिए। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद भूमिका ने उस आदमी से कहा, अच्छा तुम बार बार यह दोहरा रहे हो कि अचानक ट्रैफिक जाम हो गया। अचानक ट्रैफिक जाम हो गया। रास्ते पर ट्रैफिक जाम होना आम बात है, मगर तुम जाने अनजाने में बार बार एक ही शब्द पर जोर दे रहे हो कि ट्रैफिक जाम अचानक हुआ। भूमिका का सवाल सुनते ही मानो उस आदमी के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी थी। उस आदमी ने कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद भूमिका से कहा, हाँ मैडम, वह इसलिए क्योंकि वह रास्ता ज्यादातर स्कूल आने जाने वाले बच्चों के लिए ही इस्तेमाल होता है। वहाँ शहर का ट्रैफिक आमतौर पर नहीं होता है, मगर मेरे ख्याल से रास्ते के चौराहे पर कुछ औरतों का किसी कार के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और वह औरतें ड्राइवर के साथ काफी बहस कर रही थी, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। उस आदमी की बात सुनने के बाद रोहित और भूमिका दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रोहित ने उस आदमी से तेज आवाज में पूछा, औरतें मतलब? कैसी औरतें? मेरा मतलब है, क्या तुमने उन औरतों को देखा? क्या तुम उनका हुलिया बता सकते हो? तभी रोहित के आदमी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं, उनके हुलिये के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन सारी औरतों ने घूंघट ओढ़ रखा था। यह बात सुनते ही रोहित के चेहरे का रंग बदल गया। साथ ही साथ रोहित के पास खड़ी भूमिका भी काफी सौगृत थी। रोहित और भूमिका दोनों ने लगभग एक साथ उस आदमी की ओर फटी हुई आंखों से देखते हुए कहा, घूंघट वाली औरतें? उस आदमी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ साहब, गांव की औरतें थी, शायद पानी भरने के लिए रास्ता क्रॉस कर रही थी। तभी किसी की तेज गाड़ी किसी एक औरत से जाकर जरा सी टकराई होगी और बाकी की औरतें उस ड्राइवर के साथ झगड़ने लगी। हमारे देश में तो यह काफी आम बात है। तभी भूमिका ने उस आदमी की बात काटते हुए कहा, हमारे देश में यह बातें आम है, मगर अचानक ही मेरी जिंदगी में पिछले 2 दिनों में घूंघट वाली औरतों का यह दूसरी बार जिक्र हो रहा है। भूमिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, रोहित, अनिका भी घूंघट वाली औरतों की बातें कर रही थी,
जब मेरी अनिका के साथ आखिरी बात हुई थी तब अनिका वे घूंघट वाली औरतों का कुछ जिक्र कर रही थी। वह क्या कहना चाहती थी वह बात तो मैं ठीक से नहीं समझ पाई, मगर हाँ, वह कह रहे थे कि आकाश के एक्सीडेंट स्पॉट पर सीसीटीवी कैमरा में जो घूंघट वाली औरतें नजर आ रही थीं, उनका वहां होना कोई आम बात नहीं था। वह औरतें सर पर पानी का घड़ा लिए जा तो रही थीं, मगर वहां आसपास कोई नदी, तालाब या कुआं मौजूद ही नहीं था। फिर वह औरत कहां जा रही थी? रोहित भी भूमिका की बात सुनकर काफी हैरान रह गया। रोहित ने भूमिका की बात पूरी होते ही भूमिका से कहा, अलेक्जेंडर भी किसी घूंघट वाली औरत की बात कर रहा था, मगर जब मैं और बाकी आदमियों ने उस औरत को ढूंढने की कोशिश की तो हमें कहीं भी वो नजर नहीं आई। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद भूमिका ने अचानक ही अपनी जेब से अपना फोन निकाला। फोन में कुछ देर तक कोई चीज ढूंढने के बाद भूमिका ने अचानक वह फोन स्क्रीन रोहित के आदमी की ओर घुमाते हुए कहा, जरा देखो, क्या यह वही औरतें हैं? भूमिका के पास वह वीडियो मौजूद था जो उस सीसीटीवी कैमरे से मिला था। भूमिका ने वीडियो ठीक उस जगह पहुंच किया था जहां उस सीसीटीवी कैमरे में उन घूंघट वाली औरतों की तस्वीर नजर आ रही थी। वीडियो थोड़ा सा धुंधला था, इसलिए बड़ी ही बारीकी से उस वीडियो में घूंघट वाली औरतों की तस्वीर देखने के बाद रोहित के आदमी ने रोहित की ओर फटी हुई आंखों से देखा और कहा, सर, यही औरतें थी, बिल्कुल यही लिबास। आई एम श्योर, जिन औरतों ने अलेक्जेंडर बाबा के स्कूल के आगे ट्रैफिक रोक रखा था, यह वही औरतें थीं। रोहित और भूमिका दोनों ही बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। तेज सांस ले रही भूमिका ने रोहित से पूछा, अच्छा रोहित, अलेक्जेंडर ने तुम्हें इन घूंघट वाली औरतों के बारे में क्या बताया था? रोहित ने भूमिका को समझाते हुए कहा, अलेक्जेंडर ने मुझसे कहा कि जब वह बार बार अनिका के नंबर पर कॉल करके उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तब हर बार अनिका का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता था। मगर फिर अचानक एक बार अनिका का कॉल कनेक्ट हुआ, मगर कनेक्ट होने के बाद उसे अनिका की कोई आवाज सुनाई नहीं दी, बल्कि उसे कुछ औरतों के भजन कीर्तन की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ सेकेंड बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया और उसके बाद फिर से अनिका ने कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। मगर फिर अचानक अलेक्जेंडर को वही धुन मारवा हाउस के गेट पर सुनाई दी। अलेक्जेंडर ने जब उस औरत का पीछा किया तो वह औरत ठीक वही भजन गा रही थी जो भजन अलेक्जेंडर को फोन पर सुनाई दी थी। जब हमने उस औरत को ढूंढने की कोशिश की तो हमें वह औरत कहीं नजर नहीं आई। अलेक्जेंडर ने मुझे बताया कि उस औरत ने घूंघट ओढ़ रखा था। भूमिका, क्या तुम्हें लगता है कि इन सब बातों का अनिका की किडनैपिंग के साथ कोई कनेक्शन है? भूमिका ने भी इस बार अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, जरूर, इन घूंघट वाली औरतों का अनिका की किडनैपिंग के साथ जरूर कोई कनेक्शन है। भूमिका की बात सुनते ही रोहित ने भूमिका से कहा, ठीक है, तुम मुझे वह वीडियो फोटोज दे दो, मैं अभी पता लगवाता हूँ कि इस तरह के कपड़े पहनने वाली औरतें हमारे शहर के किस इलाके में रहती हैं। तभी भूमिका ने रोहित को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, इस शहर में नहीं मिलेंगी यह औरतें। रोहित भूमिका की बात सुनकर हैरान रह गया। भूमिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, ये औरतें शहर की नहीं है, इनका लिबास, इनका पहनावा, इनकी चाल ढाल देखकर यह लगता है कि ये औरतें राजस्थान में रहने वाली औरतें हैं। औरतों ने घूंघट ओढ़ रखा है। हमारे पास इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसके जरिए हम इन तक पहुंच पाएं। राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, ज्यादातर रेगिस्तान के आसपास रहने वाली औरतें इसी तरह के कपड़े पहनती हैं। अब इतने बड़े स्टेट में उन्हें ढूंढना इम्पॉसिबल है। तभी रोहित ने जोर से अपना एक हाथ अपनी कार पर पटकते हुए भूमिका से कहा, पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। रोहित ने मुड़कर अपने आदमियों से चिल्लाते हुए कहा, तुम सब अभी इसी वक्त राजस्थान जाने के लिए निकलो। हर गले, हर चौराहे पर अनिका की तस्वीर दिखाओ और अगले 2 घंटे में अनिका को मेरे पास ले आओ। हमारे सारे आदमी, हमारी सारी ताकत अनिका को ढूंढने में लगा दो। जाओ, अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से। रोहित के सारे आदमी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हर बार अपने बॉस का दिया हुआ ऑर्डर वह आंखें बंद करके फॉलो करते थे, मगर इस बार रोहित जो कह रहा था वह करना उनके बस में नहीं था। भूमिका ने भी रोहित को पहली बार इतनी बौखलाहट में देखा था। भूमिका जानती थी कि रोहित के दिल में उठ रहे इमोशंस ने रोहित के बिहेवियर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। रोहित के कंधे पर हाथ रखकर भूमिका ने कहा,
देखो रोहित, यह इतना आसान नहीं है। जिन औरतों ने इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की है वह इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं लगने वाली। हमें धीरे धीरे हर कड़ी को जोड़कर अनिका तक पहुंचना होगा। आज इतने घंटे बाद हमें पहला सुराग मिला है जो हमें अनिका तक पहुंचा सकता है। मुझे यकीन है कि हर कड़ी को जोड़ते हुए हम जल्द से जल्द अनिका तक पहुंचेंगे। मगर यह वक्त इमोशन में आकर गलत फैसले लेने का नहीं है। हमें शांत रहकर हर उस सुराग को ढूंढना होगा जो हमें अनिका तक पहुंचने में मदद कर सकता है। अंधेरे कमरे में अनिका ने अपने आप को घूंघट वाली औरतों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया था। अनिका नहीं जानती थी कि घूंघट वाली औरतें कौन थीं और उनके इतने शक्तिशाली होने के पीछे किसका हाथ था। मगर वो जानती थी कि वह औरतें किसी बड़े मिशन पर थी। इसलिए अंधेरे कमरे में भी अनिका ने हर कदम को गिनकर कमरे में पड़े फर्नीचर और दीवारों के बीच का फासला अपने मन में गिन रखा था। अनिका अब अंधेरे में भी पूरे कमरे में बिना किसी चीज से टकराए चल सकती थी। अनिका जानती थी कि अगर कमरे में छाए अंधेरे को वह अपना दोस्त बना लेती है तो वह जरूर घूंघट वाली औरतों से मुकाबला कर सकती है। अनिका के पास उस जगह से बचकर निकलने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। बस अब अनिका को इंतजार था तो उस दरवाजे के खुलने का। अनिका पूरी तरह से अटैक करने के लिए तैयार थी। हवेली की छत पर बैठे दमयंती देवी ने अपनी एक साथी से कहा, उस क्रिस्टोफर की लाश इंस्पेक्टर राजेश ने अपनी कस्टडी में ले ली है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उस लाश को देखने के बाद रोहित मारवा को यह तो अंदाजा हो गया होगा कि जिस किसी ने क्रिस्टोफर को मारा है अनिका भी उसी के पास है। मगर मौत के साए में छिपे लोगों को ढूंढना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। और हम सब यहाँ जितनी भी औरतें मौजूद हैं उनकी सबसे बड़ी ढाल है उनकी मौत। जिंदा होते हुए भी हम इस दुनिया के लिए मर चुकी हैं और यह मौत ही हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जब तक हम मरी हुई हैं तब तक कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। दमयंती देवी के सामने जमीन पर बैठी औरत ने बड़े ही अदब से सर झुकाकर पूछा, मगर माँ साहब, कब तक हम लोग इसी तरह अंधेरे में अपनी जिंदगी बिताएंगे? हम सब औरतें आप पर पूरा विश्वास करती हैं। हमें आपकी हर बात पर भरोसा है। इस समाज ने हम औरतों को काफी पीड़ा दी है। यहाँ पर जितनी भी औरतें मौजूद हैं वह सभी औरतें कभी न कभी इस समाज की बुराई का शिकार हुई हैं और कहीं न कहीं हम सबके दिलों में बदले की भावना है। आपकी कही हुई हर बात हमें मंजूर है। आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। बस आपके हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे दिलों में जल रही बदले की आग को शांत कीजिए। माँ साहिबा, हम सब समाज में अभी भी खुलेआम घूम रहे हमारे दुश्मनों को सजा देना चाहते हैं। हमें जल्द से जल्द न्याय चाहिए माँ साहब। हम अपने ही हाथों से हम पर हुए जुल्म का बदला लेना चाहते हैं। तभी दमयंती देवी अपनी जगह से खड़ी होकर कहने लगी, वह वक्त बहुत जल्द आएगा जिस दिन यह लड़की हमें वह अमर होने की जड़ी बूटी का राज बता देगी। मैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगी और क्योंकि तुम सब मेरी वफादार हो, मेरी इस ताकत का इस्तेमाल मैं तुम लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए करूंगी। बस एक बार वह अमर होने की जड़ी बूटी मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद हम में से किसी को भी इस अंधकार में रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम सब फिर से जी उठेंगे। मौत की चादर हमेशा हमेशा के लिए हमारे चेहरे से हट जाएगी और जिस जिंदगी ने तुम लोगों को इतना दुख और दर्द दिया है वही जिंदगी तुम लोगों के कदम चूमेगी। यह मेरा वादा है तुम लोगों से। दमयंती देवी की बात सुनकर छत पर बैठी तमाम औरतों ने अपना सर झुकाकर दमयंती देवी का जयकारा करना शुरू किया। कुछ देर बाद दमयंती देवी ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए सभी औरतों को शांत किया और कहा, मगर जब तक हमें वह जादुई जड़ी बूटी नहीं मिल जाती, इतना याद रखना कि हमारी मौत ही हमारा सुरक्षा कवच है। कानून की नज़रों में हम सभी औरतें मर चुकी हैं, इसलिए जब तक वह जादुई जड़ी बूटी हमारे हाथ न लग जाए, इतना याद रखना कि ना कोई हमारा चेहरा देख पाए और ना ही तुम्हें कोई पकड़ पाए। अगर हम में से एक भी औरत इस दुनिया की नज़रों में आ जाएगी तो धीरे धीरे हम सबकी मौत का पर्दा हमारे चेहरे से हट जाएगा। दमयंती देवी की बात को बीच में काटते हुए एक घूंघट वाली औरत अपनी जगह से खड़ी होकर कहने लगी, माँ साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपका दिया हुआ कोई काम करते हुए हम पकड़े भी गए तो उसी वक्त हम अपनी जान दे देंगे और हमारे पास हर वक्त
यह जो एसिड होता है उसे वही अपने चेहरे पर डाल देंगे ताकि कोई यह न जान पाए कि हम कौन थी, कहाँ से आई थी और हमारा अतीत क्या था। आपके किए हुए एहसानों का बदला हम अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। माँ साहिबा, हम सभी औरतें कहीं न कहीं अपनी जिंदगियां खत्म करने जा रही थी, मगर आपने हम सभी को जीने का एक नया मकसद दिया। आप ही ने हम सबको समझाया है कि चुपचाप जुल्म सह कर अपनी जिंदगी खत्म करने से अच्छा है कि जुल्म करने वाले को हम अपने हाथों से सजा दें। और अब तो हमारा बदला ही हमारी जिंदगी का मकसद बन चुका है। दमयंती देवी के साथ जितनी भी औरतें काम करती थी वह कहीं न कहीं समाज के उत्पीड़न से त्रस्त थी। दमयंती देवी ने उन औरतों का ब्रेन वॉश करके उनके दुख को नफरत में बदल दिया था। दमयंती देवी ने उन औरतों को कमांडो ट्रेनिंग दी और अपने दुश्मन को सजा देने के काबिल बनाया। देखते ही देखते वह औरतें दमयंती देवी को अपना सब कुछ मानने लगी और दमयंती देवी की कही हर बात को आंख बंद करके मानने लगी। जहां उन औरतों के लिए दमयंती देवी एक मसीहा थी, वहीं दमयंती देवी समाज से उत्पीड़ित औरतों का फायदा उठाकर अपनी एक पैरेलल आर्मी बना रही थी, जो वक्त आने पर दमयंती देवी के लिए कुछ भी कर सकती थी। कानून की नजरों में यह सारी औरतें मर चुकी थी, मगर दमयंती देवी ने उन सभी औरतों को मौत का चादर उठाकर एक ऐसे मिशन के लिए तैयार किया था जिस मिशन की सच्चाई तो उन औरतों को भी नहीं पता थी। वह औरतें तो बस यही समझती थी कि दमयंती देवी जो कुछ भी कर रही थी वह समाज में पिछड़ी हुई और त्रासहीन महिलाओं की भलाई के लिए कर रही थी। मगर हकीकत यह थी कि ऐसी एक पैरेलल आर्मी बनाकर दमयंती देवी अपने और अपने बेटे के लिए एक ताकतवर साम्राज्य बनाने की नींव रख रही थी। कुछ देर बाद दमयंती देवी ने अपने सामने बैठी एक औरत से कहा, जाओ जरा देखो उस छोरी का घमंड टूटा या नहीं। जरा पता लगाओ क्या वह हमें जादुई जड़ी बूटी के बारे में कुछ बताने के लिए राजी हुई भी है या नहीं। और अगर हमें वह जड़ी बूटी के बारे में अभी बताने के लिए राजी नहीं है तो फिर उससे कह देना कि श्रेया के बाद हम उसके एक और परिवार वाले को निशाना बनाएंगे। दमयंती देवी का हुक्म मिलते ही 7-8 घूंघट वाली औरतें अपनी जगह से खड़ी हुईं और हवेली के छत से उतरकर अनिका के कमरे की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। अनिका को कैद किए हुए कमरे के पास पहुंचकर एक औरत ने बड़े से लोहे के दरवाजे पर लगा एक बड़ा सा ताला खोला। बड़े दरवाजे में बड़ा एक छोटा सा दरवाजा खोलकर वह सारी औरतें अंदर गईं। दरवाजे से आ रही रोशनी से उन औरतों ने देखा कि कमरे के जिस कोने में उस औरत ने अनिका के हाथ पैर बांधकर उसे रखा था, उस कोने में अनिका मौजूद नहीं थी। यह देखते ही अचानक एक औरत ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उस औरत ने अपने साथियों से कहा, लड़की चालाक बनने की कोशिश कर रही है, यही कहीं छुपी होगी। दरवाजे से आ रही रोशनी का सहारा लेकर हम पर हमला करने की सोच रही होगी, मगर मैंने उसके हमले से पहले ही कमरे में फिर से अंधेरा कर दिया। अब वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे ही उस औरत ने यह बात कही, अचानक उस औरत के सर पर एक भारी लोहे के सरिया से वार हुआ। जल्द ही उस औरत को एहसास हुआ कि जिसे वह लोहा समझ रही थी वह दरअसल अनिका का हाथ था। वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी साथी औरतें ने जब टॉर्च ऑन करने की कोशिश की तब एक के बाद एक उनके हाथों से टॉर्च छीन ली गई और अंधेरे कमरे में टॉर्च के टूटने की आवाज आने लगी। फिर अचानक अंधेरे कमरे में उन औरतों के कानों पर अनिका की आवाज पड़ी, अब हम दोनों बराबर हैं। यह अंधेरा जितना मेरा दुश्मन है उतना ही अब तुम्हारा दुश्मन है, और जितना मेरा दोस्त है उतना ही तुम्हारा। देखते हैं अंधेरा किसके साथ दोस्ती निभाता है। एक के बाद एक अंधेरे कमरे में घुसे और लातों की आवाजें आने लगी थी। सारी औरतें चिल्ला चिल्लाकर एक दूसरे से मदद मांगने लगी, मगर टॉर्च की रोशनी न होने की वजह से उन औरतों को अनिका का हमला रोकने में काफी दिक्कत हो रही थी। अनिका एक के बाद एक उन औरतों पर वार करती रही। उन औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज से अनिका को उनकी पोजीशन का पता चलता था। अंधेरे कमरे में कौन सा फर्नीचर कहाँ रखा है और कौन सी दीवार कितने कदम के बाद आती है, अनिका ने यह सब कुछ अच्छी तरह से समझ लिया था। औरतों की आवाज आते ही वह एक के बाद एक औरतों को घायल करती रही। कुछ मिनट में सारी औरतें जमीन पर गिरी दर्द से तड़प रही थी। अनिका धीरे से अंधेरे कमरे के दरवाजे तक गई और फिर बड़े ही ध्यान से अनिका ने कमरे का दरवाजा खोला। सूरज की तेज रोशनी जैसे ही अनिका की आंखों से टकराई, अनिका ने अपनी आंखें छोटी कर ली। अनिका धीरे से कमरे से बाहर आई।
अनिका ने वहाँ जो कुछ भी देखा वह देखकर अनिका दंग रह गई। उस छोटे से खंडहर को पूरी तरह से एक हाई टेक लेबोरेटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था। घूंघट वाली औरतें नीचे बेसमेंट में कई साइंटिफिक आविष्कार करने की कोशिश कर रही थी। उन औरतों को देखकर ऐसा लग रहा था कि भले ही उनका पहनावा काफी देसी किस्म का था, मगर वह काफी ट्रेंड औरतें थीं। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह औरतें क्या कर रही थी। अनिका एक डॉक्टर थी और आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में भी काफी अच्छी जानकारी रखती थी। अनिका उनके एक्सपेरिमेंट को देखकर इतना तो समझ गई थी कि वह लोग जरूर कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहे थे। उन औरतों को देखकर अनिका इतना समझ गई थी कि हो सकता है कि किसी एक औरत में उन बाकी की औरतों के सारे एक्सपेरिमेंट करना सिखाया होगा। अनिका धीरे से उस खंडहर जैसी हवेली में अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। तब अनिका ने देखा कि ठीक उसके सामने कुछ औरतें अपनी कमर पर हाथ रखकर अनिका की ओर देख रही थी। उन औरतों को अपने रास्ते में देखकर अनिका ने अपने आगे बढ़ते हुए कदम रोक लिए। घूंघट के पीछे छिपी औरतों का चेहरा अनिका को नजर नहीं आ रहा था, मगर वह समझ चुकी थी कि उन सारी औरतों में एक खास औरत थी जो बाकी सारी औरतों से काफी अलग नजर आती थी। भले ही उस औरत का चेहरा भी घूंघट के पीछे छुपा था, मगर उस औरत की चाल ढाल, खड़े रहने का तरीका देखकर अनिका समझ गई थी कि वह औरत और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जो अंधेरे कमरे में अनिका के साथ बातें कर रही थी। वह औरत बाकी सारी औरतों के मुकाबले कुछ कदम आगे खड़ी थी। उस औरत को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि घूंघट के पीछे से भी वह अनिका को साफ साफ देख सकती थी। कुछ देर बाद घूंघट के पीछे से एक आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। ठीक पहचाना तुमने, मैं ही हूँ इस पूरी साम्राज्य की रानी। प्यार से मेरी सारी सहेलियाँ मुझे क्या कहकर पुकारती हैं यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। इस हवेली को देखकर तुम्हें काफी आश्चर्य हो रहा होगा। यहाँ इतनी सारी औरतें इस तरह से काम कर रही हैं। यह सारी बातें तुम्हें काफी हैरान कर रही होगी, मगर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि हम लोग यहाँ वह काम कर रही हैं जिस काम में हमें सुकून मिलता है। हम न सिर्फ अपनी प्रगति चाहती हैं बल्कि पूरी दुनिया की प्रगति चाहती हैं। हम इस पूरी दुनिया को एक दिन जीने लायक एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए काम कर रही हैं। मैं तो चाहूँगी तुम भी हमारी टीम में हमारे साथ जुड़ जाओ, मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम भी अपनी माँ की तरह काफ़ी जिद्दी और अड़ियल हो। इतनी आसानी से मेरा ऑफर स्वीकार नहीं करोगी। अब जैसे कि मैंने तुम्हें वक्त दिया था, वैसे तुम सोच समझकर अपना हर कदम उठाना। मैंने तुमसे अमर होने की जड़ी बूटी मांगी थी, जिसके बदले मैं तुम्हें आज़ादी देने ही वाली थी, मगर तुमने खुद आज़ाद होने की कोशिश करके हम सबके दिलों में तुम्हारे लिए जो भरोसा था उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। यहाँ से भागने की कोशिश करना बिल्कुल फिजूल है। इसे कोई मामूली जेल की चार दीवारी मत समझना, जिसे आजकल के बच्चे भी बड़े ही आराम से कूदकर पार कर जाते हैं। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सीधे साधे गांव के लिबास में दिखने वाली औरतें फाइट में भी काफी खतरनाक थी। उनके पास वह कला मौजूद थी जो सालों पहले पूरी दुनिया से लुप्त हो चुकी थी। उंगलियों को फेरकर नसों को अटकाने की कला प्राचीन काल में जब मॉडर्न हथियार नहीं आविष्कार हुआ था, तब प्रदेश के सैनिक अपने राज्य को बचाने के लिए दुश्मनों पर इस्तेमाल किया करते थे। जब आधुनिक हथियार का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब इंसान अपने शारीरिक शक्ति के बल पर ही अपने राज्य की रक्षा करता था। इस जमाने में दक्षिण भारत में यह कला प्रचलित हुई थी। अनिका आयुर्वेदिक और प्राचीन दवाइयों के बारे में काफी कुछ जानती थी। अनिका ने इस कला के बारे में भी काफी कुछ पढ़ रखा था। वह जानती थी कि भले ही अनिका शारीरिक ताकत और अपनी मॉडर्न फाइटिंग टेक्निक के जरिए उनके साथ मुकाबला कर भी सकती थी और वहां से बचकर निकल भी सकती थी, मगर अनिका यह बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि उन औरतों के पास जो कला थी उसके जरिए वह बड़ी ही आसानी से अनिका को मुकाबले में हरा सकती थी, क्योंकि वह जो डिफेंस और अटैक की कला जानती थी उसमें शारीरिक जोर से ज्यादा टेक्निक की जरूरत होती थी, और अनिका ने पहले ही उन औरतों की टेक्निक का सामना कर लिया था। अनिका जानती थी कि उनके साथ मुकाबला करना आसान नहीं होने वाला था, मगर अब मुकाबला करना जरूरी था। अगर अनिका उन औरतों के चंगुल से बचकर बाहर निकलना चाहती थी तो अनिका को यह मुकाबला करके उन औरतों को हराना जरूरी हो गया था। घूंघट के पीछे छिपी उन औरतों की लीडर दमयंती देवी ने अपने साथियों को अनिका को रोकने का इशारा किया। अपनी माँ साहब का इशारा देखते ही वह सारी की सारी औरतें धीरे धीरे अपने कदम अनिका की ओर बढ़ाने लगी।
दमयंती देवी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, मेरी मानो तो चुपचाप वापस उस कमरे में चली जाओ, या फिर हमें बता दो कि वह जड़ी बूटी तुमने कहाँ छुपा रखी है। हमें एक बार वह जड़ी बूटी मिल जाएगी, उसके बाद हम खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। तब तक तुम यहाँ बड़े ही आराम से हमारे मेहमान बनकर रह सकती हो। वह औरतें धीरे धीरे अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी थी। अनिका ने भी तय कर लिया था कि वह उन औरतों के साथ लड़ेगी। जैसे ही वह औरतें अनिका की कुछ कदमों की दूरी पर आई, अनिका ने एक ऊंची छलांग लगाकर उन औरतों की लीडर दमयंती देवी को अपनी गिरफ्त में पकड़ लिया। अपने लीडर को अनिका की गिरफ्त में देखकर उन औरतों में से एक औरत ने अनिका से कहा, देखो, अगर माँ साहब को कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, छोड़ दो उन्हें। अनिका ने काफी जोर से दमयंती देवी का गला पकड़ लिया था। अनिका एक बार देखना चाहती थी कि जिस औरत ने अनिका को इतने वक्त से बंदी बनाकर रखा था और जो औरत आकाश के खून के पीछे की साजिश की मास्टरमाइंड थी, वह औरत कौन थी और उसका असली चेहरा क्या था। अनिका ने अपनी गिरफ्त और भी ज्यादा मजबूत करते हुए दमयंती देवी से कहा, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने की चाहत ने तुम्हें इंसान ही नहीं रहने दिया। अगर तुम्हें भी 16 पावर ड्रग ही चाहिए था तो मुझे मुकाबला करती। आकाश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसका इन सब से कोई वास्ता नहीं था। उसे तो पता भी नहीं कि पावर ड्रग क्या चीज है। फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही दमयंती देवी ने तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहा, पागल मत बनो, मैंने आकाश को नहीं मरवाया। हमारी प्लानिंग थी कि आकाश को किडनैप करके तुमसे भी 16 पावर ड्रग का पता लगाया जाए, मगर इससे पहले कि हम उसे किडनैप कर पाते, किसी और ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी मौत के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं था। अगर अपने भाई की मौत के पीछे किसका हाथ है यह जानना चाहती हो तो अपने घर पर छानबीन करो। अनिका उस औरत की बात सुनकर दंग रह गई। अनिका ने दमयंती देवी के चेहरे पर लगा घूंघट पकड़कर जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, दमयंती देवी के साथियों ने अनिका की कलाई पकड़ ली और एक ही झटके में उसे जोर से मरोड़ दिया। अनिका कुछ सोच पाती या समझ पाती, उससे पहले अनिका को एहसास हुआ कि अनिका का एक हाथ पूरी तरह से नाकाम हो चुका था। अनिका जानती थी कि वह इस तरह से उन औरतों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वह औरतें इंसानी नसों को अच्छी तरह से जानती थी और किस नस पर वार करने से शरीर का कौन सा हिस्सा नाकाम हो सकता था, यह बात भी वह अच्छी तरह से जानती थी। अनिका के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था कि किसी तरह उन औरतों के चंगुल से वो भाग निकले। अपने एक हाथ की मदद से अनिका लगातार उन औरतों के हमले को रोकती रही। अनिका को एहसास हो चुका था कि अपनी ताकतवर उंगलियों के जरिए वह औरतें अनिका की गर्दन पर वार करके अनिका को फिर से बेहोश करना चाहती थी, मगर अनिका एक के बाद एक उनके वार को रोकती रही। अनिका यह भी जानती थी कि एक हाथ की मदद से वह ज्यादा देर तक इन औरतों के हमले को रोक नहीं सकती थी। अनिका धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाने लगी। तभी अनिका को हवेली के टेरेस से जुड़ा एक कॉरिडोर नजर आया। इससे पहले कि वह औरतें अपना हमला और भी ज्यादा तेज कर देती, अनिका ने उस कॉरिडोर की ओर दौड़कर सीधे टेरेस की ओर चली गई। टेरेस पर पहुंचते ही अनिका ने एक पुराना सा लकड़ी का दरवाजा बंद करके उसे कड़ी लगा दी। जैसे ही अनिका टेरेस की रेलिंग तक पहुंची, कुछ औरतों ने जोर से उस दरवाजे को धकेलकर उसे तोड़ गिराया। अनिका के पास कुछ सोचने समझने का वक्त बहुत कम था। जैसे ही वो औरतें अपने कदम अनिका की ओर आगे बढ़ाने लगी, अनिका ने बिना सोचे समझे हवेली के टेरेस से छलांग लगा दी। औरतें अनिका की हरकत को देखकर हैरान रह गई। उन औरतों ने आवाज लगाकर हवेली के नीचे मौजूद अपने साथियों को अलर्ट कर दिया। अनिका ने जब छलांग लगाई थी तब उसने पहले से देख रखा था कि नीचे एक बड़ी सी बोरी रखी हुई थी। शायद उस बोरी के अंदर जानवरों को चारा खिलाने के लिए कुछ सूखा चारा रखा गया था। अनिका टेरेस से छलांग लगाकर सीधे उस बोरी पर जा गिरी। अपना बैलेंस संभालकर अनिका ने बिना पीछे मुड़े रेगिस्तान की ओर दौड़ लगाना शुरू किया। अनिका के पीछे पीछे कई सारे औरतें जिन्होंने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था, वह भी तेजी से अनिका का पीछा करने लगी। दोपहर होने वाली थी। कुछ ही कदमों के बाद अनिका का एक पैर रेगिस्तान की रेत पर पड़ा। सूरज की तपती रोशनी ने रेगिस्तान की रेत को इतना गर्म कर दिया था कि जैसे ही अनिका का पांव रेगिस्तान की रेत से टकराया, अनिका लड़खड़ाकर गिर पड़ी। औरतें भी तेजी से अनिका का पीछा करके अनिका के पास आ रही थी। अनिका के पास इस वक्त अपने जख्मों को देखने का वक्त नहीं था। अपने आप को किसी तरह संभालते हुए
अनिका ने तपती हुई रेत में अपने नंगे पांव को आगे की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। रेगिस्तान की रेत काफी ज्यादा गर्म तो थी ही, मगर रेत में पांव धंसते ही अनिका की स्पीड भी काफी कम हो गई थी। मगर अनिका का पीछा कर रही औरतों के लिए भी रेगिस्तान की रेत में तेजी से पीछा कर पाना बेहद मुश्किल था। जब एक बड़े से रेत के ढेर के पास अनिका पहुंची तो वो यह देखकर हैरान हो गई कि दूर दूर तक ना तो कोई रास्ता नजर आ रहा था और ना ही कोई इंसान। अनिका को मदद पाने के लिए रेगिस्तान के तपती हुई रेत में कितनी दूर जाना होगा, इस बात का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल था। जब अनिका ने देखा कि उसका पीछा कर रही औरतें तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ रही थी, तब अचानक बड़े से रेत के ढेर से अनिका ने छलांग लगा दी। अनिका रेत पर फिसलती हुई नीचे जा गिरी, मगर इस बार अनिका ने महसूस किया कि रेत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा नरम थी। रेत पहले के मुकाबले काफी कम तप रही थी, मगर इस बार जब अनिका ने उठने की कोशिश की तो अनिका को महसूस हुआ कि वह अपने पांव रेत से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। अनिका जैसे ही अपना पांव रेत से बाहर निकालती, उसका दूसरा पांव रेत के अंदर और गहरा धंसता चला जाता। कुछ ही देर में अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि वह रेगिस्तानी दलदल में फंसी थी। रेगिस्तानी दलदल के बारे में अनिका ने पहले भी सुन रखा था। रेगिस्तानी दलदल की एक खास बात यह थी कि अगर कोई इंसान उस दलदल में फंस जाता तो अपने आप को बचाने के लिए वो जितने हाथ पांव मारता है उतना ही अंदर धंसता चला जाता है। अनिका ने सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर दिया। अनिका अपने आसपास नजरें घुमाकर यह पता करने की कोशिश करने लगी कि कहीं उसे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसे पकड़कर वह दलदल से बाहर निकल पाती। तभी अनिका ने देखा कि उसका पीछा कर रही औरतें रेत के बड़े से ढेर के ऊपर तक पहुंच चुकी थी। अनिका जानती थी कुछ ही पलों में वह औरतें अनिका को फिर से घेर लेगी। जब उन औरतों ने देखा कि अनिका रेगिस्तानी दलदल में फंस चुकी थी तो उन्होंने राहत की सांस ली। तपती हुई गर्मी में उन औरतों ने अपने घूंघट को ठीक से संवारते हुए धीरे धीरे अपने कदमों को रेत के ढेर से नीचे उतारना शुरू किया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि अब अनिका के पास भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अनिका के लिए अब अपनी जगह से हिलना नामुमकिन हो गया था। मगर अनिका ज्यादा कोशिश करके रेगिस्तानी दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वह और भी ज्यादा अंदर धंस सकती थी, जिससे अनिका की मौत भी हो सकती थी। और अगर अनिका जल्द से जल्द भागने में कामयाब नहीं हुई तो घूंघट वाली औरतें फिर से अनिका को अपने कब्जे में ले लेती। अनिका ने अब बचकर निकलने की सारी उम्मीदें लगभग छोड़ ही दी थी। तभी अचानक अनिका के बगल में किसी ने एक बड़ी सी रस्सी फेंकी। अनिका चौंक कर अपने पीछे मुड़कर देखने लगी। वह यह देखकर हैरान हो गई कि एक ऊंचे से ऊंट के ऊपर बैठे नकाब पहने एक इंसान ने अनिका की ओर रस्सी फेंकी थी। तभी अचानक रेगिस्तान में जोर जोर से हवाएं चलने लगी। ऊंट पर बैठे इंसान के चेहरे से जब नकाब हटा तो वह चेहरा देखकर अनिका दंग रह गई।